1979 में चीन और हम तकरीबन बराबरी पे, और आज वो साहब हमसे कितना आगे निकल गया है। हम 4 ट्रिलियन पे हैं, वो 15 ट्रिलियन पे हैं। अब एआई के रट लगाओ तो जॉब्स और कम होंगी। योर प्राइम रिक्वायरमेंट इज नाउ टू जनरेट जॉब। रॉकेट्स हमने मास्टर कर लिए हैं, उसमें मास्टरी है। मिसाइल्स हमने मास्टरी कर ली है, लेकिन हम जेट इंजन नहीं बना। अब आपको अमेरिका से कोई मदद नहीं मिलेगी। मुझे अभी तक नहीं समझ कि आपको अभी तक शत्रु बोध नहीं हुआ कितनी लात खा। ये वो 62 का भारत नहीं है। चीन का तोड़ बड़ा सीधा है, टिट फॉर टैट। और ये दिखा दुनिया भर को दिख गया, विदित हो गया ऑपरेशन सिंदूर में कि हम पाकिस्तान का जो छोटा मोटा जखीरा है उसे तो कैंसिल कर सकते हैं। 12 में से 11 एयरबेस ठोक दिए, पर बच्चे उड़ा दिए। नमस्कार, मेरा नाम है जितेंद्र चौहान और आप देख रहे हैं स्टेट मिरर हिंदी। देश 80वां स्वतंत्रता दिवस मनाने जा रहा है और आपको बता दें कि आज़ादी के बाद से लेकर अभी तक अगर हम बात करें भारत की खास तौर से रक्षा के क्षेत्र में भारत ने बहुत बढ़ोतरी की है। कई देशों को पीछे छोड़ा है, कई देशों की इकोनॉमी को पीछे छोड़ा है और कई सारे युद्ध भी उन्होंने लड़े हैं। भारत आज कहाँ स्टैंड करता है, क्योंकि हमारे जो पड़ोसी देश हैं, चाहे पाकिस्तान की बात कर लें, चाइना की बात कर लें, एक साथ ही आज़ादी के समय एक मुकाम पर थे। हालांकि पाकिस्तान और भारत एक साथ अलग हुए, 2 टुकड़े हुए उनके, एक देश का नया इजाद हुआ। लेकिन चाइना भी कहीं ना कहीं उसी धर्रे पर हमारे साथ खड़ा हुआ था, चाहे इकोनॉमी की बात कर लें या रक्षा क्षेत्र की बात कर लें। लेकिन आज 80 साल बाद आखिर हम लोग कहाँ खड़े हैं, ये जानना बहुत ज़रूरी है, समझना बहुत ज़रूरी है। तरक्की सभी देशों ने की है, लेकिन अगर भारत और चाइना की बात करें तो वो सबसे अग्रणी रहे हैं। इसी को लेकर हम चर्चा करेंगे। मेरे साथ बहुत खास मेहमान जुड़े हुए हैं जो मेजर जनरल रहे हैं सेना में, देश की सेवा की है करीब 37 सालों तक और बखूबी समझते हैं कि देश का इतिहास हमारा किस तरीके से लिखा गया है, चाहे वो रक्षा के तौर पर हो या सामरिक तौर पर हो। स्वागत कीजिए हमारे मेहमान का, मेजर जनरल जी डी बख्शी सर। जय हिंद सर। जय हिंद। स्वतंत्रता दिवस की बहुत शुभकामनाएं आपको सर। बख्शी सर, 80वां स्वतंत्रता दिवस हम मनाने जा रहे हैं। आज़ादी के इतने सालों बाद हम देखें तो आपने भी एक लंबा दौर सेना में गुजारा है सर, समझा है कि भारत कहाँ था और कहाँ पहुँचा है। सर मैं थोड़ा सा अगर एक बैकग्राउंड आपसे लेना चाहूँ कि आज़ादी के बाद से लेकर अभी तक, जो कि पाकिस्तान और चाइना उस समय एक ही मुकाम पर थे। हालांकि चाइना बिल्कुल नया नया देश बना था, भारत ने 100 करोड़ भी उसको दिए थे और तमाम बाकी देशों ने मदद की थी उनसे। अगर सैन्य रक्षा विशेषज्ञ तौर पे आपसे पूछूं कि आज तीनों देश कहाँ खड़े हैं, कौन किस पे कितना भारी है, किसी कितनी ताकत है, अगर थोड़ा समझा पाए हमारे दर्शकों को। देखिए, 80वां जो आपका स्वतंत्रता दिवस है वो एक ओकेजन होता है फॉर रिफ्लेक्शन कि हम कहाँ हैं, हम कहाँ जा रहे हैं, वेयर आर वी हेडेड। सो हमने प्रोग्रेस तो बहुत ज़बरदस्त की है, इसमें कोई शक नहीं। खासकर पिछले 2 दशक के अंदर तो बहुत ज़बरदस्त प्रोग्रेस हुई है। और आप देख लीजिए, आप दुनिया की आजकल एक हम चौथी बड़ी इकोनॉमी पे आ गए थे। बिल्कुल। ये धक्का लगा हमको इसका, क्या कहते हैं, ईरान के युद्ध का, मिडिल ईस्ट वॉर का। तो उसने हमारी जो है बहुत प्रोग्रेस, जो बहुत तेजी से जा रही थी, उसमें थोड़ी सी ब्रेक लगा दिया, अड़चन लगाई है, स्पीड बम्प आया है। अभी कोई इतना बड़ा खतरा नहीं आया, लेकिन ये कहना, जैसे आपने पॉइंट आउट किया, कि ये ज़रूर कहना पड़ेगा कि 1979 में चीन और हम तकरीबन बराबरी पे थे। बिल्कुल। ऑल पैरामीटर्स वी वर एट ऑलमोस्ट 19-20 का फर्क था। 79 के अंदर 50 साल पहले आप बिल्कुल बराबरी के ऊपर जा रहे हैं। और आई वुड से कि 89 तक 79 में आप बराबरी पे थे बिल्कुल। आपके डिफेंस बजट्स आसपास थे, आपके ओवरऑल जीडीपी आसपास था, वेरी क्लोज टू वन अनदर। उसके बाद तब से जब चीन ने अपनी जो मॉडर्नाइजेशन शुरू करी, प्राइवेटाइजेशन शुरू करी, हमारी 1990 में शुरू हुई, उसकी 1990 के बाद ही हुई हमारी सर, एक तरीके से 90 के बाद ही हुई है जब वो आई। लेकिन
इनकी तो 1979 में तकरीबन वो वियतनाम वॉर के बाद इन्होंने शुरू कर दिया था, समझ लिया था इन्होंने प्राइवेटाइजेशन और मॉडर्नाइजेशन, फोर ग्रेट मॉडर्नाइजेशन देंग जाओपिंग ने शुरू किया था। और इट इज़ ग्लोरियस टू बी रिच, और पूरा सिस्टम कम्युनिस्ट सिस्टम में इन्होंने पूरा प्राइवेट सेक्टर को ले आए और धड़ल्ले से खोला। और आज वो साहब हमसे कितना आगे निकल गया है। अगर आप बात करें क्या कहते हैं डिफेंस बजट की, तो हमारा डिफेंस बजट कोई 80 बिलियन डॉलर्स के करीब है, उसका 250 से 300 बिलियन डॉलर के करीब, तीन गुना से ज़्यादा वो आपके हो गया है। और आपकी जीडीपी में भी वो तो कोई ट्रिलियन में पहुंच गया है, हम 4 ट्रिलियन पे हैं, वो 15 ट्रिलियन पे हैं। सो मतलब बहुत गैप उसने खींच दिया है, उसे मेकअप कर पाना अब समय लगेगा। वील हैव टू ग्रो एट 7-8% जीडीपी ग्रोथ रेट पर एनम, जो हम कर रहे थे, और ये हमको लगातार 1 दशक के लिए ग्रो करना पड़ेगा बाय द टाइम वी आर एबल टू से वी आर रियली कैचिंग अप। अब ये उसमें ये झटका लग गया है, होपफुली दिस शुड गेट ओवर। डोनाल्ड ट्रंप को सन्मति दे भगवान, इस पागल आदमी ने ये युद्ध छेड़ के दुनिया का इकोनॉमी को उजाड़ दिया, तहस नहस कर मारा है। और अगर ऐसे ही चलता रहा और कोई स्कोप नहीं दिख रहा कि ये लड़ाई खत्म हो रही, तो इसके चलते तो फिर साहब ये जो अगर नहीं खत्म होगी तो फिर तो आप रिसेशन नहीं डिप्रेशन की तरह दुनिया को धकेल सकता है। जो कमज़ोर मुल्क हैं वो तो पहले मारे जाएंगे। अब हम काफ़ी ताकत है लेकिन फिर भी काफ़ी झटका हमको लग गया है। ठीक है, तो एक ये चीज़ जो है जो कि थोड़ा सा एक चीज़ समझना चाहूँगा रोक के आपसे, चाइना ने ऐसा क्या सिर्फ लिबरलाइजेशन किया या कुछ और भी फैक्टर्स थे कि इतना ग्रोथ इंजन उनका फास्ट हो गया सर, भारत उस तेजी से आगे नहीं बढ़ा? क्या वो प्रमुख कारण नजर आते हैं आपको कि जो चाइना इतनी तेजी से ग्रोथ? सबसे पहला तो प्रमुख कारण ये है साहब कि अमेरिका ने सोचा कि यार हम अपनी जो ये लो ग्रेड इंडस्ट्रीज हैं ये सब डंप कर दें चीन में, मैन्युफैक्चरिंग सब चीन में हो। मैन्युफैक्चरिंग से पर्यावरण का सत्यानाश होता है तो वो चीन का हो। पोल्यूशन चीन के नदियों में हो और हवा में पोल्यूशन उनकी हो, स्मोक स्टैक फैक्ट्री सब अमेरिका से हटा के पटक दी जाएं चीन के अंदर। हम फोकस करेंगे इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, साफ सुथरी ये वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वगैरह वगैरह, ये हम इस पे चले जाएंगे और चीन को हैंड मी डाउन टेक्नोलॉजी सब चीन को दे देंगे, चीन को दुनिया की वर्कशॉप बना देंगे। ठीक है, और वहाँ पे लेबर का कॉस्ट बिल्कुल ज़ीरो, बहुत सस्ता, बहुत ही सस्ता है। वहाँ से हम सस्ते में सामान खरीदेंगे, ऑफशोर करके हम सस्ते में सामान खरीदेंगे चीन से। ठीक है, तो ये करके उन्होंने चीन को बिल्डअप किया और उनकी उम्मीद थी कि हम अगर चीन की इकोनॉमी बिल्डअप करेंगे तो अपने आप वो कम्युनिस्ट रह ही नहीं पाए, वो उसका तख्ता पलट हो जाएगा, वो एक पंथ दो काज हो जाएंगे। एक हमको कोई सस्ती चीज़ें मिल जाएंगी, हमारे लोगों को सस्ता कंज्यूमर गुड मिलेंगे और वहाँ पे चीन की इकोनॉमी का बंटाधार हो जाएगा। तो लेकिन इसके ठीक विपरीत हुआ। चीन ने मॉडर्नाइजेशन कर ली, इंडस्ट्रियलाइजेशन कर ली, लेकिन अपना सिस्टम कम्युनिस्ट कायम रखा। और आज वो सबसे बड़ी चुनौती बन के खड़ा हो गया है अमेरिका के लिए। सबसे बड़ी जिसने पाला पोसा, जिसने बड़ा किया, उसी को वो अब चैलेंज कर रहा है। डसने को तैयार है और उसमें काबिलियत है भाई साहब, बिल्कुल। उसने तो मतलब बराबरी पे आ गया है ना। रूस जो था वो जब तक सोवियत संघ था तो वो महाशक्ति था। जब सोवियत संघ खत्म हो गया उसकी इकोनॉमी तो बहुत नीचे पहुंच गई, तो वो कोई थ्रेट नहीं पोज कर सकता अमेरिका को जितना कि चीन कर सकता है। तो अमेरिका ने भी सोचा कि यार हमने बड़ी गलती करी इसको इतना तगड़ा बना के। ठीक है, अब वो कह रहे हैं ये गलती हम दोबारा नहीं करेंगे भारत के साथ। नहीं, हम लोग सोच रहे थे कि भाई जैसे उसको बढ़ाया हमको भी बढ़ा देगा,
हमारे यहाँ भी चीप लेबर है, हम यहाँ मैन्युफैक्चरिंग पे जाएंगे। तो जो भारत की जो इकोनॉमी में हुआ, वो देखते हैं इकोनॉमी जो एक नॉर्मल होती है वो 3 स्टेज के थ्रू जाती है। पहला स्टेज होता है एग्रीकल्चर प्रिडोमिनेंट, फिर जब वो एग्रीकल्चर से उभरती है तो वो इंडस्ट्रियल इकोनॉमी बनती है, और फिर इंडस्ट्रियल से वो आईटी पे जाती है। भारत ने एक स्टेज ही क्रॉस कर दिया, हम सीधा कूद गए आईटी पे। लेकिन आईटी इतनी एम्प्लॉयमेंट नहीं जनरेट कर सकती जितनी की मैन्युफैक्चरिंग करेगी, और वो आज तक मैन्युफैक्चरिंग हम कोई कर नहीं पाए हैं खास। ठीक है साहब, ट्राई कर रहे हैं जरूर, लेकिन हो नहीं पा रहा। कर रहे हैं, कहाँ चीन कहाँ आप, वो मतलब कोई मुकाबला ही नहीं है अभी आपका। अब एक किस्म से देखा जाए तो चलो अच्छा है, वी हैव स्किप्ड अ स्टेज। हमारा पर्यावरण जो है वो इतना नाश नहीं होगा। ये तो हमारी आबादी इतनी बड़ी है, इंडस्ट्री इतनी लग जाए तो हमारा तो नदियों में जहर, हवा में जहर, यहाँ दिल्ली में सांस लेना अभी मुश्किल हो रहा है, एयर क्वालिटी पुअर जा रही वगैरह वगैरह। ये इंडस्ट्री नहीं है दिल्ली में इतनी, तब यमुना का ये हाल है दिल्ली में तो सर, तब ये हाल है। तो अब आप सोचें कि साहब एक बार जब हमको, अगर आपको अपनी इकोनॉमी में, आपकी इकोनॉमी अभी भी 50% लोग एग्रीकल्चर में फंसे, बिल्कुल, जो कि आपका कोई 14-15% ही जीडीपी पैदा करती है। फंसे हुए लोग, उनको क्योंकि इंडस्ट्री में जगह नहीं मिल रही, इंडस्ट्री में स्कोप नहीं, स्कोप वहां पे खुल रहा। तो ये करते हुए मैक्रो लेवल पे ये प्रॉब्लम आई। एक प्रॉब्लम आपको मैक्रो लेवल पे आएगी जो कॉकरोच जनता पार्टी ने अच्छी तरह से हाईलाइट कर दी। क्या है सर वो प्रॉब्लम है आपकी यूथ डिविडेंड, आपकी यंग डेमोग्राफी, जो हमारी ताकत है देश की, जो हम सबसे बड़ी ताकत कंसिडर करते थे। अब हमको विदित हो रहा है कि वो अच्छा खासा अड़ंगी डालने वाला फैक्टर भी हो सकता है। क्यों ऐसा सर लग रहा है? मैं आपको बताता हूँ। देखिए 50% भारतीय आज के दिन 27 वर्ष की आयु के नीचे हैं। यू हैव द यंग, यू आर द लार्जेस्ट डेमोग्राफी एंड द यंगेस्ट डेमोग्राफी इन द होल वर्ल्ड। ऐसे जब देशों में यंग डेमोग्राफी आती है तो वो खूब प्रोग्रेस करते हैं। लेकिन बशर्ते एक बड़ा भारी बट है, और वो क्या है साहब? बशर्ते कि आप जॉब्स पैदा कर सकें, उन लोगों को एम्प्लॉयमेंट जनरेट करने के लिए। एम्प्लॉयमेंट नहीं होगी तो ये आपके गले में मिलस्टोन बन जाएगा। यही डेमोग्राफी जिसपे हम इतना नाज कर रहे हैं कि साहब हम तो यंगेस्ट हैं, आप यंगेस्ट हैं, आप अपनी फौज में काट रहे हैं। आप कह रहे हैं नहीं साहब बहुत महंगे हैं अग्निवीर, बड़े खर्चा ज्यादा हो रहा है, कम करो। तो वो एम्प्लॉयमेंट तो गई ना साहब, बिल्कुल एम्प्लॉयमेंट तो गई। और यूथ चाहता है कि कहीं ना कहीं, और यूथ को तो आपको जॉब्स क्रिएट करनी, आप एआई के रट लगाओ तो जॉब्स और कम होंगी। तो फिर ये बच्चे कहाँ जाएंगे? सड़क पे ही आएंगे, फिर सड़क पे ही आएंगे साहब, फिर आपके लिए गदर होगा। ये अगर आप नहीं समझे हैं कि योर प्राइम रिक्वायरमेंट इज नाउ टू जनरेट जॉब्स। बहुत बड़ी बात कह रहे हैं सर आप, और ये बड़ा भारी सत्य है। अभी तक हम लोग काम चल गया, अब काम नहीं चलेगा। नहीं तो आप देख रहे हैं कि ये गदर होना शुरू होगा, उपद्रव होगा। जो अच्छा कर रहा था उसके बदले, जैसे बांग्लादेश में ट्रिप अप हो गया पूरा, बैठ गई इकोनॉमी, भट्टा बैठ गया वहां पे। तो वो आपके साथ भी हो सकता है। नो डाउट, इसमें सर कहीं कोई दो राय नहीं है कि जिस तरीके से चीज़ें हो रही हैं हमारे देश में वो अलग दिशा में है। लेकिन सर हम बात कर रहे हैं ग्रोथ इंजन की, चाइना, भारत, पाकिस्तान की। सर पाकिस्तान को सर हम किसी उसमें देख नहीं सकते। पाकिस्तान को तो छोड़िए, भाड़ में बात ही करना बेकार है। वो तो खुद भिखारी देश बना, फटीचर मुल्क है, 2 रोज की रोटी नहीं खिला पा रहा अपने अवाम को, उससे हमारा क्या कंपैरिजन। तो लेट्स नॉट टॉक ऑफ पाकिस्तान। वो कंपैरिजन के तौर पे तो वो खत्म हो चुका है, बहुत पहले खत्म हो गया था। वो 50s में बड़ा बढ़ चढ़ रहे थे, क्योंकि इतना सारा जो हमारे जो लोग भाग के आए, हिंदू सिख वहां पे, उनकी प्रॉपर्टी लेके मुफ्ती का खा के वो बड़ा सर पे चढ़ रहे थे। अब असलियत आ गई। बिल्कुल ठीक है ना साहब। अब उनका तो पाकिस्तान तो आप समझ लीजिए खत्म हो गया।
लेकिन मैं कहना चाहता रहा था सहा भी पीओके भी खत्म हो जाएगा सर, जो रहा सहा है वो भी टूट जाएगा। वो फिर आप मौलाना डीजल की बात सुन लीजिए ना, उसने कह दिया है कि भाई पहले तो केवल बलूचिस्तान में गदर था, अब तो खून की नदियां बह रही हैं पख्तूनख्वा में, पीओके में गदर, हर जगह गदर ही गदर है। तू कर क्या रहा है? सिंध प्रांत हो या पंजाब प्रांत, सिंध हो पंजाब हो, आपका कहीं पे शांति नहीं रह गई, वहां तो खून की नदियां बह रही हैं। वहां तो ये डोनाल्ड ट्रंप संभाल के बैठे हैं, सऊदी अरेबिया और चीन इसको क्या कहते हैं, लोन पे लोन दिए जा रहे हैं, लोन पे करने के लिए लोन ले रहा है। बिल्कुल, तो इसकी तो बात ही ना की जाए। तो आने वाले टाइम में कोई हड़प लिया जाएगा पूरे देश, इसका मुझे लगता है। तो वही मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि देखिए, जहाँ तक सवाल है भारत का और हमारा कि हम कहाँ जा रहे हैं, हमने प्रोग्रेस बहुत करी है, हमारा जीडीपी 4 ट्रिलियन के ऊपर आ गया है, ठीक है। हमारी एक प्राइवेट कंपनी का जीडीपी पाकिस्तान से ज़्यादा होगा आज के दिन। टाटा का ले ले, ऐसी बड़ी कोई कंपनी ले ले, बहुत सारी ऐसी कंपनी, अंबानी ले ले, ये ले ले, उनका जीडीपी एक मात्र कंपनी का इनसे ज़्यादा होगा। हमारी यूपी की स्टेट का इससे ज़्यादा होगा इनके पूरे पाकिस्तान को लेकर। तो पाकिस्तान को तो छोड़ ही दें अलग, मुकाबला आपका चीन से है। चीन, अब आपको अमेरिका से कोई मदद नहीं मिलेगी, और उल्टा अमेरिका टैरिफ पे टैरिफ दुश्मनाई पे आ गया, किस तरह आपको चोट पहुंचा सकता है, हर संभव कोशिश कर रहा है। और हम लोग हैं कि अभी भी हमारी तो दोस्ती है, हम तो जफ्फी मारेंगे, हम तो ये करेंगे। आप जफ्फी मारे, आपको पीठ में छुरा घोपेगा, जितनी बारी जफ्फी मारोगे उतनी बार ज्यादा पीठ में घोपेगा छुरे हुए। बिल्कुल भाई, एक मैं सीधी सी चीज बताता हूँ, लेट्स गेट टू प्रैक्टिकल पॉइंट। यस सर। लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट, यस यस यस, हमारी एयरफोर्स आज के दिन 42 स्क्वाड्रन की होनी थी, कितनी की है? 28 स्क्वाड्रन पे आ गई। ये 28 स्क्वाड्रन पे आ गई है, बहुत निम्न है। पाकिस्तान की एयरफोर्स 25 स्क्वाड्रन पे। पहली बार 1947 के बाद हम तकरीबन बराबरी पे ले आए। उनको और एडवांस जेट है उनके पास, तो और बताते हैं। नहीं, एडवांस जेट मतलब उसको मिलने वाले हैं, उसको मिलने वाले हैं अपने ये चीन के J-35, उसके पायलट्स ट्रेनिंग कर रहे हैं। चीन के पास 500 5th जनरेशन जेट फाइटर आज के दिन 500, हमारे पास 0। ठीक है, हमारा आम का जो बनना था, पहले तो हमारा बंटाधार हुआ, हमारे ये अमेरिकनों ने हमारे अच्छी खासी धोखाधड़ी करी। 1 अरब डॉलर हमसे ले लिया कि 100 इंजन बेचेंगे आपको G404। 4 साल हो गए, कितने इंजन आए? पैसे खा लिए, हजम कर लिए, बेकार भी नहीं लिया। कितने इंजन आए? 2। ठीक है, उसके बाद हमने सोचा था कि साहब, हम बोलेंगे ठीक है साहब, काफ़ी हो गया, थैंक यू वेरी मच, हम कहीं और जाते हैं। हमने जाके 200 और इंजन का ऑर्डर दे दिया कि भाई नहीं, चलो बड़ा ऑर्डर होगा तो आप अपनी जल्दी कर दो, प्रोडक्शन लाइन खोलोगे, ये करोगे। कख नहीं, बकवास। उनका मकसद हमको समझ नहीं आ रहा, मकसद है कि हमारा नुकसान करे, हमारी एयरफोर्स का नुकसान करें, भारी से भारी, बढ़ने ना दें, बिल्कुल रोक लगा दें। वो कहते हैं हमने चीन से गलती कर दी, देखो आज हमारी बराबरी पे क्या, हमसे आगे वो जा रहा है, और हमारी इनकी हो रही है तबाही। ये जो खासकर ये जंग छेड़ी है गधों जैसे। ठीक है, तो अब जैसे मैं आपको एक चीज बताऊं जी, जो कि 3rd वर्ल्ड कंट्रीज हैं, जो कि हमारे अश्वेत देश हैं, ना इंडिया, ना इराक, ना ईरान, ना इजिप्ट, ना चाइना अभी तक जेट इंजन बना सका था। रॉकेट्स हमने मास्टर कर लिए है, उसमें मास्टरी है, मिसाइल्स हमने मास्टरी कर ली है, लेकिन हम जेट इंजन नहीं बना पाए, जो सबसे बड़ी जरूरत है। और इस वक्त आपको जब अपनी एयर पावर की बड़ी जरूरत है, तो आप देख रहे हैं कि G40 इंजन चक्का जाम कर दिया। आपने बोला कि अब हम आम का बनाएंगे, GE414 इंजन भी अमेरिका से लेंगे, हमारा तो बहुत यार है, हमको तो जफ्फी मारता है, ये करता है, मारा छुरा घोपा है। आपका जो GE414 इंजन पहले 70 करोड़ का इंजन मिल रहा था,
उन्होंने कीमत बढ़ा के 200 करोड़ पर इंजन कर लिया, जाओ कर लो, बना लो। फिर भी खरीद रहे हैं। तो फिर भी हमारा दोस्त है, पता नहीं किसका दोस्त है, मुझे नहीं समझ आया। मुझे अभी तक नहीं समझ कि आपको अभी तक शत्रु बोध नहीं हुआ, कितनी लात खानी। बिल्कुल बिल्कुल, लातें कितनी खानी है साहब, लताड़े जा रहा है। नहीं साहब हमारा दोस्त है, बहुत अच्छा दोस्त है, हम चीन से लड़ेंगे तुम्हारे लिए। वो कहता है मैं चीन से दोस्ती कर रहा हूँ, तू कौन है, तू कौन है लड़ने वाला मेरे लिए? तो फिर तो मतलब आपने तो पूरा जो एंकर प्रीमाइज है दोस्ती का वो खत्म कर दिया ना सर। लेकिन इसमें एक चीज़ और ये भी देखने में आती है कि भारत एक लंबे समय तक इंपोर्टर रहा हथियारों का, अभी भी बहुत इंपोर्ट करता है भारत, कई बिलियंस में इंपोर्ट करता है सर। जबकि चीन ने जो अपनी रिवर्स इंजीनियरिंग के जरिए अपने आप को आगे बढ़ाया है, क्या वो रिवर्स इंजीनियरिंग सर लॉन्ग लास्टिंग है, या भारत जिस तरीके से आगे बढ़ रहा है वो ठीक है? देखिए एक टाइम पे जापान ने भी रिवर्स इंजीनियरिंग करी थी वर्ल्ड वॉर 2 के पहले, और देखो कितना आगे निकल गया था। चीन ने भी करी। हम लोग बड़े कि नहीं अमेरिकन फर्म नाराज हो जाएंगी हमसे, हम तो बहुत चाहते हैं, उनके चाहते हैं, तो हम नहीं करेंगे रिवर्स। हमने नहीं करी, ना रूस की ना अमेरिका की जी। ठीक है साहब, वो रिवर्स पे इंजन का। अब जैसे जेट इंजन की मैं बात कर रहा था, उसको लिया जाए, चीन ने जेट इंजन बनाना शुरू किया WS-15, ठीक है, रिवर्स इंजीनियर किया RD-69, रूस का फाइटर जेट का जहाज का इंजन लिया, कॉपी पेस्ट और बनाना शुरू कर दिया, और अपना जेट इंजन नाम अपना दे दिया WS-15। तभी रशिया जो है थोड़ा सक पकाता है उसको ज्यादा एडवांस टेक्नोलॉजी देने में। वो जानता है कि भाई हम लोग सीधे साधे हैं। वो तो भारत को देने के लिए राजी हो जाता है सर। नहीं दे रहा है ना, देखिए। तो भारत रिवर्स इंजीनियरिंग नहीं कर सकता सर? कर सकते हैं, लेकिन आपने की नहीं है आपने, वो गलती है एक नैतिकता के लिहाज से नहीं करी कि भाई हमने कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है, ये वो है, हम नहीं करेंगे। तो चीन ने तो शरेआम किया, शरेआम रिवर्स इंजीनियर किया, सारा कुछ रूस से रिवर्स इंजीनियर किया, ठीक है। लेकिन अब जो है, जो उसका WS-15 इंजन था, हमने भी इंजन बनाना शुरू किया कावेरी। हमने लगाए कोई 4 बिलियन डॉलर, उसने लगा दिए $40 बिलियन, और आज उसने WS-18 इंजन बना दिया है 180 किलो न्यूटन का। हमने लगाए भाई, हमको भारत मंडपम ज्यादा जरूरी है, ये बिल्डिंग ज्यादा जरूरी है, ये शानो शौकत, ये उससे कहीं फ्रीबीज जो बांटते हैं वो ज्यादा, जो फ्रीबीज जो बांटते हैं वो ज्यादा जरूरी है। और हमने लगाए 4 बिलियन, उसने लगाए 40 बिलियन। फलस्वरूप आज हमारा कावेरी इंजन कितने किलो न्यूटन पैदा कर रहा है? 48। बोले साहब ये तो जहाज के लिए फिट नहीं है, इसको तो ड्रोन में लगा, उसको ड्रोन में लगा। कितने न्यूटन चाहिए होता सर एक अच्छे एयरक्राफ्ट के लिए? आपको कम से कम 90 न्यूटन का चाहिए इंजन, अगर तेजस में फिट करना है। अगर आपको फिट करना है इसमें नो अगर आप बात करें आमका के अंदर, तो 120-140 न्यूटन के बीच आपको इंजन चाहिए। तो अब जो है हम सब इंतजार कर रहे हैं 15 अगस्त का, उस दिन शायद अनाउंस होगा लाल किले के परिसर से कि हमारी साफरान के साथ डील हो गई। साफरान फ्रेंच कंपनी है जो कि रफाल के इंजन बनाती है, और उसने कहा है कि हम आपको आपके देश में आपके लिए अलग डिजाइन का इंजन बना के देंगे 140 न्यूटन का, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर के साथ, ताकि भारत में बने। पूरे IP भारत का होगा, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट भारत के हो, ठीक है। तो वो आएगा, लेकिन उसमें भी 5, 6, 10 साल की बात हो रही है। वो आएगा तो आमका बनेगा, वो आएगा तो अपना जो तेजस मार्क 2 बनेगा, ठीक है। ये एक रास्ता है आपके पास। दूसरा है कि आपको रूस ने कहा है कि भाई हम आपको देंगे Su-57 ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी, अपने देश में मैन्युफैक्चर करना, सोर्स कोड देंगे, अपने क्या कहते हैं ब्रह्मोस फिट करना, अपने अस्त्रा फिट करना, मिसाइल, वो सब। जैसे कि आपने जिक्र किया कि इंजन को लेकर बड़ी परेशानी है, रशिया ने ऑफर किया 57 के लिए, Su-57 के लिए कि हम
टेक्नोलॉजी ट्रांसफर से लेकर एवरीथिंग विल गिव यू, बट वी हैव नॉट चूजन SU-57। अभी मालूम नहीं। नो, दे मेड इट क्लियर सर कि हाँ अब शायद नहीं लेंगे उसको, एंड उन्होंने रफाल को सर तवज्जो दी है। नहीं देखिए, बात ऐसी है, रफाल अपनी जगह है, SU-57 अपनी जगह है। बिल्कुल। रफाल इज देयर टू रिप्लेस दी जैगवार, मिराज, ये पुराने पुराने जहाज, इनको रिप्लेस करना जरूरी है, तभी वो 4.5 जनरेशन है, उसको रिलीज कर। और SU-57 5th जनरेशन फाइटर है, ये अलग कैटेगरी है। आप ये नहीं कह सकते कि ये ले लिया हमको उसकी जरूरत नहीं, सॉरी। तो कहने की बात यह है कि अब अपने को देखना है कि अगर हम रफाल इमीडिएटली लेते हैं, तब भी हमको स्टॉप गैप Su-57 लेना पड़ेगा, जब तक हमारा आम का बन के हाथ में आता है। टाइम लग जाएगा, बहुत टाइम टेकिंग प्रोसेस। 10 साल कहीं नहीं गए, चाहे जितना आप प्राइवेट सेक्टर को दे दें, जब तक इंजन की प्रॉब्लम सॉल्व ना हो वो नहीं हो सकता। लेकिन हमें खुशी है, हमें उम्मीद है कि या तो साफरान इंजन आ जाएगा, या फिर जो कि हमारा SU-57 का इंजन है वो हमारे देश में बनना शुरू हो जाए, तो वो एक और रूट, ये ऑप्शंस है हमारे पास आज के दिन। इंडिया लुकिंग फॉर मेनी ऑप्शंस। और हमको ये भी देखना है कि अगर मान लो हमसे जेट इंजन टेक्नोलॉजी नहीं हो पा रही या देर लग रही, तुम्हारे पास ब्रह्मोस है यार, वर्ल्ड बीटर डिजाइन, दुनिया मांग रही है ब्रह्मोस दो, ब्रह्मोस सुपर सोनिक। क्योंकि नजारा देख लिया ना दुनिया ने उसका असली क्या कहते हैं, डेमोन्स्ट्रेटेड परफॉर्मेंस नजारा वही इन ऑपरेशन सिंदूर। फिलीपींस मांग रहा है, इंडोनेशिया मांग रहा है, वियतनाम मांग रहा है, कितने सारे देश लाइन लगा के मांग रहे, भैया हमको चाहिए ब्रह्मोस। सऊदी को भी देने की बात हुई है अभी सऊदी को भी देने की बात हुई है, लेकिन सऊदी से तो तरह आप बच के रहे। आई एम ग्लैड आपने ये मेरे को दे दिया हिंट, क्योंकि एक जो खतरा आपके सामने आ रहा है, नया। सुन्नी नेटो, तुर्की, पाकिस्तान, सऊदी अरेबिया, ये गठजोड़ बना रहे हैं अपना, वो कह रहे हैं एक पे हमला, तीनों पे हमला। सर इस पे हम आएंगे, तसल्ली से बात करेंगे इस मुद्दे पे। अभी हम फाइटर जेट्स पे बात करते हैं सर। तो फाइटर जेट्स के मैं जो कह रहा था आपको कि भाई इसमें अब हमारा जो वे अहेड है वो क्लैरिफाई होगा 15 अगस्त को, और मुझे उम्मीद है या तो साफरान इंजन मिलेगा, नहीं तो वील हैव टू गो इन फॉर SU-57। ठीक है, SU-57 अगर रफाल आता है तो साफरान मेक्स लॉजिकल प्रोग्रेशन कि भाई उसका इंजन भी वही है, इसका इंजन भी यही है, तो हमारा इकोसिस्टम पूरा का पूरा आ जाए। तो वो आएगा, फिर भी हमको लेना पड़ेगा कम से कम 2 स्क्वाड्रन या 3 स्क्वाड्रन आपके ये जो कि 5th जनरेशन स्टेल्थ फाइटर। एक स्क्वाड्रन में कितने जेट्स होते हैं सर? 18 होते हैं। तो हमको 2 या 3 स्क्वाड्रन खरीदना ही पड़ेगा, एंड यू कांट वेट कि 10 साल 15 साल लड़ाई कल हो गई और पाकिस्तान के पायलट्स इस वक्त चीन में हैं अंडर ट्रेनिंग J-35 स्टेल्थ फाइटर, मतलब अगले साल उनकी एयरफोर्स में हो जाएंगे। तो उससे पहले हमको ये कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। सर चाइना, अगर भारत की वायुसेना की अगर हम बात करें, कितना गैप आपको दिखता है सर भारत और चाइना में? पाकिस्तान की बात हम नहीं करते, वो कि देखिए उसको तो जो मिला है वो उसने दूसरे देशों से लिया है, चाहे उनके पास F-16 हो वो अमेरिका ने दिए हैं, और फाइटर्स हो वो भी दूसरे देशों से मिले हैं। बात हम चाइना भारत की करते हैं, तो कंपैरिजन में भारतीय वायुसेना, थल सेना और नेवल सेना, इंडियन नेवी कहाँ टिकती है सर? देखिए एक चीज आप देख लीजिए, चीन के पास आपसे कहीं ज्यादा है, उसके पास ऑलमोस्ट 3000 वो जेट फाइटर्स की उसकी एयरफोर्स जो वो थी, और उसमें से 2030 तक उसके पास 1000 5th जनरेशन फाइटर होंगे, बाकी सारी एयरफोर्स 4.5 जनरेशन की है, जबकि हमारे पास पुराने भी बहुत सारे जहाज 4.5 जनरेशन के केवल सुखोई 30 और आपके रफाल है। ठीक है, बाकी सब पुराने। ठीक है, वो बिल्कुल न्यूनतम एयरफोर्स बन रही है। लेकिन एक चीज हमको भी समझ जानी चाहिए, वो तमाम अपनी शक्ति चीन हमारे बरखिलाफ नहीं लगा सकता।
क्यों नहीं लगा सकता? उसको डील करना है ताइवान से, उसको डील करना है साउथ चाइना सी में, इन दोनों जगह अमेरिका से डील करना है। तो उसका मतलब सारे वियतनाम भी है। रिसोर्सेज तो उसके उस तरफ हैं, वियतनाम है, जापान है, साउथ कोरिया है, तो वो सारा आपके खिलाफ नहीं लगा पा रहा। उसके सामने कई सारे फ्रंट खुले हुए हैं, कई सारे फ्रंट खुले हुए हैं। ये हमारा एक सेविंग एडवांटेज है। ग्रेस है। और अगर हम फैक्टर क्रैंक इन कर दें कि भाई उसके कितना हमारे खिलाफ लगा सकता है, तिब्बत में कितना ला सकता है, तो फिर साहब बड़ी काफी सारी लिमिटेशन है। एक तो तिब्बत का पठार बहुत ऊंचा है, वहां पे जो भी जेट फाइटर टेक ऑफ करता है वो आधे कॉम्बैट लोड के साथ टेक कर, क्योंकि हवा पतली। हमारे फाइटर उड़ते हैं सी लेवल से, फुल लोड के साथ, और वहां पे बमबारी करके आ सकते हैं। ठीक है, तो मतलब जो एडवांटेज तो मतलब ज्यादा डरने की भी जरूरत नहीं है कि हाथ पांव फूल जाए। जो एडवांटेज हमने देखा है कि करगिल युद्ध में पाकिस्तान के पास हाइट का आ रहा था, भारत ने फिर भी उस मुकाबले को जीता है सर, उस परिस्थितियों में भी। यहाँ तो सर परिस्थिति हमारे साथ है, फिर तो हम सर गदर मचा देंगे अगर कुछ ऐसा होता है तो। नहीं, बिल्कुल वही तो मैं आपको समझा रहा हूँ कि हालांकि ओवरऑल उसके नंबर और क्वालिटी दोनों में वो काफी आगे बढ़त हासिल कर गया, बट फिर भी चैलेंज नहीं कर पाएगा। लेकिन फिर भी ये बोलना कि साहब ये तो क्या कहते हैं नो शो है, ये बहुत गलत होगा। और ये चीन को समझ आ गया 2020 में जब उसने पंगा लिया। उसने देखा कि टैंक फॉर टैंक, गन फॉर गन, सोल्जर फॉर सोल्जर हमने मैच कर दिया और एक्सीड कर दिया। ना सिर्फ मैच किया लद्दाख में, और या वो 50,000 लाया, हम 70,000 ले आए। वो टैंक लाया, हम उससे बड़े टैंक ले आए। ठीक है, वो जहाज लाया, हम वहां रफाल ले गए। सो मतलब जो कुछ भी था हमने बराबरी कर दी और उसको दिखा दिया। और अब चीन भी समझ गया है। देखिए एक और चीज, चीन समझ गया है कि यार मेरा स्ट्रेटेजिक डायरेक्शन इस तरफ किधर है, ईस्ट की तरफ, ताइवान की तरफ है, साउथ चाइना सी की तरफ है, जापान की तरफ। वो अपने पिछवाड़े में एक और फ्रंट पाकिस्तान को खुश करने के लिए नहीं खोलना चाहता। आप कहते हैं ना पिछवाड़े में आग नहीं लगवाना चाहेगा, अपने पिछवाड़े में आग नहीं लगवाना चाहता ना भाई, क्योंकि लगवा के देख लिया। वो बोला अच्छी खासी आग लगेगी, ये वो 62 का भारत नहीं है। बिल्कुल। तो मतलब देखिए वही, दिस इज व्हाट पीपल मस्ट अंडरस्टैंड। इवन दो अगर आप केवल बीन काउंट करें, केवल नंबर ऑफ जहाज, नंबर ऑफ फाइटर, क्वालिटी ऑफ फाइटर देखें, तो वो कहीं आ गया है। उसके पास बॉम्बर्स भी, ठीक है, वो कहीं आ गए। लेकिन फिर भी उसके ओवरऑल समन्वय देखते हुए वो हमारे खिलाफ कितना लगा सकता है, उसमें हम बराबरी कर रहे हैं। ये और ज्यादा कहीं उससे आगे निकल जाएंगे, और यहाँ कहीं ज्यादा आगे निकल जाएंगे। और जैसे हमारे जो अभी कंस्ट्रेंट जो बॉटलनेक आ गए हैं, ये खुल जाएं। और इसीलिए शायद वो सर क्या कहते हैं, बांग्लादेश, श्रीलंका, पाकिस्तान को यूज करता भारत के खिलाफ। बिल्कुल करता है, लेकिन हमने भी चीन का तोड़ बड़ा सीधा है, टिट फॉर टैट, जैसे करोगे वैसे भरोगे। गलवान में दिखा दिया था, जैसे हमने गलवान में दिखाया। बिल्कुल, आप करोगे हम भी उंगल देंगे, हम भी दे सकते हैं और देंगे। तो अब चीन को समझ आ गया है कि यार ये कोई हल्के में लेने वाला देश नहीं है। ये पहले कहते थे कि क्या बराबरी है हमारी, जैसे हम पाकिस्तान के लिए बोलते हैं, उनमें भी ये एरोगेंस था कि क्या हमारी बराबरी कहाँ है। अब उनको समझ आ रहा है बराबरी कहाँ है। बराबरी इसमें है कि आप फंसे पड़े हैं 3-4 जगहों में और अपने पिछवाड़े में आग नहीं लगाना चाहते। चीन खासकर गालवान के बाद आपसे शांति चाहता है। भले ही आपके पास नंबर गेम ज्यादा हो, लेकिन कम नंबरों के बावजूद भी एनर्जी और जज्बा हमारे पास ज्यादा है। जज्बा हमारे पास, हमारी पॉपुलेशन उससे ज्यादा। अगर हम फौज खड़ी करना चाहें, चीन से 2 गुना बड़ी फौज खड़ी कर सकते हैं। सर फौज की बात करते हैं अब, भारतीय थल सेना, आप उसमें रहे हैं सर, मेजर जनरल आप रिटायर हुए हैं सर, जो कि 3rd हाईएस्ट पोस्ट है सर इंडियन आर्मी की। अगर मैं उस सेना की बात करूं तो वो सेना आज की डेट में कहाँ टिकती है? 47 से बाद से लेकर अब तक की अगर बात करूं तो मैं, कितना बदलाव आ गया सर? नहीं, बहुत 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 बदलाव आया है। और मैं समझता हूं कि हम कुछ जरूरत से ज्यादा बदलाव कर रहे हैं। ओके मामला उल्टा है। देखिए थोड़ा अपनी मैं जरा समझाता हूँ।
जब जब 1962 में हमारी बहुत बेइज्जती हुई चीन के हाथों, तो हमने रैपिडली फौज को ग्रूम करना शुरू कर दिया, एक्सपैंड करना शुरू किया, ग्रूम करना एक तरीके से, एक्सपैंड करना शुरू एक्सपेंड भी किया। ठीक है। और मतलब कोई 10 कहाँ हमारी 3-3.5 लाख फौज थी, हमने 8 लाख पे ले आए, 5 लाख बढ़ाए हमने। तो पाकिस्तान ने देखा कि बाप रे ये तो फौज कहाँ की कहाँ जा रही है। तो उसने बोला इसके पहले अभी उथल पथल में है। देखिए जब आप नए यूनिट खड़े करते हैं ना, तो पुराने यूनिटों से उनके हवलदार, उनके जो तजुर्बेकार लोग होते हैं, जेसीओ होते हैं, वो होते हैं, वो भेज के नए उनको निकाल के नया यूनिट खड़ा किया जाता है। तो कुछ समय होता है जबकि नया यूनिट भी संभला नहीं है और पुराने यूनिट भी हिल गए हैं कि उनके कितने सारे तजुर्बेकार निकाल दिए बिल्कुल नए यूनिट खड़े करने के लिए। तो तभी पाकिस्तान ने 1965 में आप पे हमला किया कि भैया इसके बाद ये समन्वय हो जाएगा सारा सेटल, ये धुआं मट्टी जो उड़ रही है सेटल हो जाएगी। अभी ये लोग ट्रांजिशन में हैं, अभी कर लो, अभी नहीं तो कभी नहीं, लास्ट चांस। और उसने आप पे ये किया। अब हम बहुत सारे जो है अक्रॉस द बोर्ड चेंजेस कर रहे हैं। एक तो हमने अग्निवीर लाके अपने पांव पे कुल्हाड़ी मारी है, ठीक है, बट मुझे उम्मीद है कि अब 4 साल पूरे होने वाले अग्निवीरों के, कहा जा रहा है कि फौज ने कहा है 25% रखने के बजाय 50% रखो, नेवी ने कहा है 75% रखो, क्योंकि हमारे कोर्स ही 3-3-4 साल के होते। बिल्कुल, सीख के भिजवा देंगे उनको, सीख के किसके खिलाफ, तो फिर क्या करेगा? ठीक है, वो गांव में जाके वो क्या कहते हैं रडार ऑपरेटर क्या करेगा? सही बात है, ठीक है। तो और मुझे बताया गया है कि सरकार तकरीबन मान गई है, ये बहुत अच्छा कदम है। शायद हो सकता है कि प्राचीर सा इस बार प्रधानमंत्री बोल दें, इससे प्राचीर से वो बोले, क्योंकि एक एज इट इज हमको नौकरियों की किल्लत पड़ रही है, ऊपर से जो थी नौकरियां वो हमने हिला के रख दी हैं, यू नो, ये काफी सारी नौकरियों का सवाल है यार। बिल्कुल बिल्कुल। तो अगर ये भी हो जाए तो बहुत अच्छा होगा, बड़ा हमको सुकून होगा। और मेरा व्यक्तिगत परामर्श होगा कि भैया गो स्लो। ये जो हम चेंज कर रहे हैं ना कि 17 कमांड के बदले केवल 4 कमांड होंगे, ये लड़ाई के पहले मत करें। जब लड़ाई हो जाए पाकिस्तान से जो होनी है, अंदेशा है आपको अगे 2-3 साल में होनी, तब तक जरा समन्वय रखें कि जो है उससे करा लो। मतलब स्क्वाड्रन कम कर लो, कमांड्स कम कर लो, और कम करे जाओ ना यार, तो फिर तो आप थोड़ा सा प्रॉब्लम की तरफ। ये स्ट्रेटेजी कुछ इस तरीके से बनाई जा रही है। नहीं, स्ट्रेटेजी कही जा रही है कि ना साहब हमारे पास पैसा कम है, लेट अस गेट मोर बैंग फॉर द बक। अब वो इकोनॉमी करते करते आप अकाउंटेंट बन रहे हैं, जनरल नहीं बन रहे, अकाउंटेंट जनरल बन गए। हर चीज वो पैसा बचाओ, एक ही जगह मिली है पैसा बचाने के लिए, बाकी तो 2 पार्लियामेंट, तीसरी भी बनेगी क्योंकि अभी आपका वो आप सीटें बढ़ा रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे। तो जगह देख के पैसा काटिए। सुरक्षा पे ज्यादा है, सुरक्षा पे आप वो आधारशिला है। बिल्कुल सर। अभी अगर ट्रूप्स की हम बात करें भारतीय सेना में, कितने संख्या के सर ट्रूप्स हैं हमारे? क्योंकि अगर हम कंपैरिजन करें चाइना से और पाकिस्तान से, 1.3 मिलियन, ठीक है। वो जो चाइना का है वो 1.5 मिलियन के तो ऊपर ही, मतलब 15 लाख के लगभग वो हैं, और 13 लाख के ऊपर है, 13 लाख के ऊपर आप है। आर्मी, नेवी, एयरफोर्स तीनों मिला के, ओके, तीनों मिला के। और जो पैरामिलिट्री फोर्सेज हैं वो अलग हैं सर? पैरामिलिट्री उसके भी तो पैरामिलिट्री हैं, उसके हमसे बड़े हैं पैरामिलिट्री। ओके। PAP वगैरह जो है वो नफरी में ज्यादा, उसने अपनी फौज काटी और वो सब पैरामिलिट्री फोर्सेस बना दिए, घर नहीं भेजे। यहाँ बड़ी बात हो रही थी, देखो चीन को फौज काट दी है, ये फालतू में भत खा रही है फौज, चूना लगा रही है, थूक लगा रही है सरकार को। देखो चीन ने फौज काट दी। अरे काटी कुछ नहीं साहब, शिफ्ट किया, काट के POP में डाल दी, PAP, पीपल्स आर्म्ड पुलिस, उसमें डाल दिए सारे। और वहां तजुर्बा उनको वहां पे यूज करेंगे, वहां का तजुर्बा वो वहां पे यूज कर रहे हैं। सो यू सी दैट इज द माओ सेतुंग वाज वेरी क्लियर कि
मेरी आबादी ज़्यादा है, ये मेरे लिए एक फायदा है, मेरे लिए एक क्या बोलते हैं, इट इज़ अ स्ट्रेंथ जिसका इस्तेमाल करना चाहिए। उसने 3 की फौज 3.5 मिलियन कर दी। अब बोला कि फौज काट दी है, काट के कहाँ, घर तो नहीं भेजी ना उसने, जाके वो पैरामिलिट्री फोर्स, अंदरूनी हालात को संभाल रहे हैं वो अंदरूनी हालात को संभाल। सर, अगर हथियारों की बात करूं सेना के पास, तो क्या हम खड़े होते हैं टक्कर में? नहीं, बिल्कुल। क्वालिटेटिवली आपके हथियार तकरीबन चीन की बराबरी में है, आपके टैंक उसकी बराबरी में है, आपका T-72 टैंक, T-90 टैंक, आपका अर्जुन टैंक, ये सब बराबरी में है उसके जो हथियार हैं उनके साथ। और जो T-90 और T-72 तो आपके कॉम्बैट टेस्टेड है ना। यूक्रेन में 4 साल से वही टैंकों ने बैंड बजा दिया, अमेरिकन टैंकों का, ब्रिटिश टैंकों का, फ्रेंच टैंकों का, सब की बत्ती उखेड़ के रख दी। इतना शक्तिशाली टैंक है, और साबित दे हैव प्रूव्ड देयर वर्थ ऑन द बैटलफील्ड। आर्टिलरी में, तोपखाने में हमने सबसे अच्छा किया है कि हमारा जो एटैक्स गन अपने देश में इजाद करी है, पिनाका मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर अपने देश में इजाद किए हैं, और ये हमारी इनहेरेंट स्ट्रेंथ है, इसको बढ़ाना चाहिए। और खासकर अगर एयर पावर में कमी आ रही है तो इसमें कॉम्पेंसेट करो, तो कर रहे हैं, ब्रह्मोस बनाओ। नहीं, यस कर रहे हैं, लेकिन मेरा सिर्फ नसीहत ये है कि बाहर वालों को बेचने की बड़ी जल्दी ना करो कि हम पैसे कमाएं बेचें। पहले अपना घर संभालो, पहले अपना घर संभालो, उसके बाद बेचना औरों को। और टेक्नोलॉजी फिर देखिए आपकी कॉम्प्रोमाइज भी तो हो जाती है। हाँ, अगर हर जगह जाके इस्तेमाल होनी शुरू हो जाए तो सोच समझ के दें, उनको ही दें जिनको हमारे जो असली दोस्त हैं, चाइना की तरह चाहते हैं रिवर्स ना कर स्ट्रेंथन करना चाहें। नहीं तो वो रिवर्स इंजीनियरिंग क्या, फिर वो फ्रीक्वेंसी पकड़ी जाती है यार, ज्यादा इस्तेमाल करो तो। सर, हमने तीनों सेनाओं की हमने बात करी है। नेवल की अगर हम बात करें तो इंडियन नेवी की बात करें, इंडियन नेवी मैं कहूँगा, साफ कहना पड़े, इन्होंने सबसे बेस्ट किया है इंडिजनाइजेशन में। आज के दिन यू आर नॉट बाइंग अ नेवी, यू आर बिल्डिंग अ नेवी। हमने देश में जहाज पे जहाज बने जा रहे, एक साल के अंदर 5-10 ज्यादा जहाज बनाए जा रही है इंडियन नेवी। बहुत पहले दूरदर्शी इन्होंने ही देखा कि भैया हम बाहर के नहीं खरीदेंगे, हम अपने बनाए, क्योंकि समुद्री सीमा बहुत लंबी है भारत की, बहुत लंबी चौड़ी सीमा है यार, बहुत दूर दूर तक हमको कंट्रोल गुजरात से लेकर पूरा घूम के और भगवती कृपा से जो आपकी ज्योग्राफी है, वो कह रहे हैं ना, ईरान की ज्योग्राफी उसको सपोर्ट करती है गल्फ ऑफ हॉर्मुज में जी। हमको हमारी ज्योग्राफी सपोर्ट करती है, बना हुआ है नीचे, ये त्रिकोण बना हुआ है आपका पेनिनसुला, लाइक अ अनसिंकेबल एयरक्राफ्ट कैरियर, यानी 3 समुद्रों को वो देखता है, इंडियन ओशन, हिंद महासागर, अरब सागर और खाड़ी बंगाल जी, ये तीनों पे उसका हमारा जो है डोमिनेशन है। और फिर हमारा सोने पे सुहागा अंडमान निकोबार जी, और निकोबार में जो हमारा नया बेस बन रहा है सेंट मार्टिन आइलैंड, उसके बाद तो हम चीन का केंटवा दबा सकते हैं वहां पे जो कि मलक्का स्ट्रेट्स है, बिल्कुल, सुंडा लोम्बोक 100 किलोमीटर का इदारा है वहां से, 100 किलोमीटर का फासला है उधर से, तो हम तो वहां पे सारा ट्रैफिक रोक सकते हैं। अगर कोई हमसे लैंड पे पंगा ले, हम समुद्र में बैंड बजा सकते हैं। सर, चूंकि हम जानते हैं कि चाहे भारत हो, पाकिस्तान हो या चाइना हो, तीनों ही परमाणु संपन्न देश हैं। पाकिस्तान का जो परमाणु बम है वो तो सब जानते हैं कि सर वो दिखाने के लिए है, सिर्फ वो धमकाने के लिए है। भारत ने एक मेहनत से उसको अचीव किया है। अगर हम इस क्षमता की अगर बात करें तो सर, चीन, भारत, पाकिस्तान इस सिनेरियो में सर कहाँ फिट बैठते हैं? देखिए, किसके कितने पास हैं सर? चीन और भारत की नीति तकरीबन एक जैसी थी, मिनिमल डेटरेंस, क्योंकि हमारा सोच था कि ये पागलपने के हथियार है, बिल्कुल, इसको चलाना मतलब सुसाइड करना है, बिल्कुल, हमको चाहिए ये हथियार दूसरे को रोकने के लिए, डिटर करने के लिए, ठीक है, उससे ज्यादा हमको नहीं चाहिए, बिल्कुल। तो बनाए जाओ। रूस के पास 6000 से ज्यादा सबसे ज्यादा वॉरहेड्स हैं, 5500 के करीब वॉरहेड अमेरिका के पास है। हमने कहा नहीं साहब, हम इस रास्ते नहीं जाएंगे,
और चीन ने भी कहा इस रास्ते नहीं जाएंगे, 3 ने बनाए 350। ठीक है, आज के दिन फिर चीन ने देखा नहीं यार ये तो थोड़ा मामला गड़बड़ हो रहा है, इतना बड़ा गैप भी ठीक नहीं है, नहीं पैदा कर सकते, तो वो अब अपने उसने 500 के ऊपर कर लिए हैं अपने वॉरहेड्स, और भारत के 190 पे आ गए। ठीक है, हम भी बढ़ा रहे हैं, धीरे धीरे बढ़ा रहे हैं, हो सकता बढ़ा भी लिए अंदर और बढ़ा भी लिए हो ज्यादा अभी, और हम वी आर ओके, क्योंकि हमने बहुत पहले थैंक्स टू भाभा बिल्कुल हमने ये शुरू कर दिया था, जहांगीर बाबा साहब, जहांगीर बाबा साहब। तो अब साहब ऐसा है कि पाकिस्तान के पास 170 वो हैं, लेकिन उसके जो वॉरहेड हैं वो छोटे हल्के वजन के पौए के वॉरहेड हैं, जबकि हमारे भारी भरकम वॉरहेड है जो कि मतलब वो 100 किलोटन की रेंज के ऊपर है, अपने मेगाटन में भी जा रहे हैं हम। ठीक है, ये मतलब वो एक सुनार की 100 सुनार की एक लोहार की बात हो जाएगी। पाकिस्तान का न्यूक्लियर जखीरा उसके कंट्रोल में नहीं है, अमेरिका ने उस पे ऊपर कुंडली मार के बैठ गया अमेरिका, वो उसके पास चाबी है इनके न्यूक्लियर जो वॉरहेड्स की। ठीक है, एक चीज, और दूसरी चीज बड़ी इंटरेस्टिंग जो हमने देखी ऑपरेशन सिंदूर के टाइम कि जो थर्ड न्यूक्लियर एज है जो कि आ गई है, एक फर्स्ट न्यूक्लियर एज थी, सेकंड न्यूक्लियर, अब ये थर्ड न्यूक्लियर एज है, उसमें अगर आपके एयर डिफेंस के आले अच्छे हों तो आप दुश्मन के न्यूक्लियर श्यूक्लियर को गिच्ची दबा सकते हैं, रोक सकते हैं। और ये दिखा, दुनिया भर को दिख गया, विदित हो गया ऑपरेशन सिंदूर में कि हम पाकिस्तान का जो छोटा मोटा जखीरा है उसे तो कैंसल कर सकते हैं, हवा में हमने कर दिया, करके दिखाया। ठीक है भाई, उसके 2 तरीके हैं ये फायर करने के न्यूक्लियर बॉम्ब, एक बाई फाइटर बॉम्बर्स, हमने सरगोदा की एयरफील्ड जहां इस तरह क्रॉस बनता था ना, ठीक बीचों बीच 80 फुट का क्रेटर बना दिया, और एक नहीं 2 क्रेटर कि उड़ा ले जहाज, आज तक भी ठीक नहीं हुए हैं, अभी तक वो ठीक नहीं हुए थे, नंबर 1। फिर वो आपका रफीकी उसको में ठोक दिया, जहां जहां इसके न्यूक्लियर केपेबल जहाज उड़ सकते थे हमने खड्डे बना दिए उसके एयरफील्ड के पूरे, नंबर 1। नंबर 2, जब ऑपरेशन सिंदूर में 10 तारीख को हमने पलटवार किया उसके एयरबेसेस पे, 12 में से 11 एयरबेस ठोक दिए, पर खच्चे उड़ा दिए साहब। ठीक है, उस वक्त घबरा के ठंडा पसीना आ गया, इसके जहाज उड़ ही नहीं पा रहे थे। क्यों नहीं उड़ पा रहे थे? हमारे पास S-400 रूसी मिसाइल थे जिसकी रेंज 400 किलोमीटर है, और 316 किलोमीटर पाकिस्तान के ऊपर ठोक मारा उनके एवैक, ठोक मारे उनके 6 जहाज, यहां से हिले बगैर भारत से पाकिस्तान के ऊपर उसके जहाजों के 6 जहाजों के मलबे गिरा दिए नीचे। बिल्कुल ठीक है साहब। और जब उसने फायर किए, 3 मिसाइल फायर किए उसने, घबरा कर 9-10 तारीख मई की रात को उसने 3 बैलिस्टिक मिसाइल फायर किए। हाँ, एक शाहीन, 2 फतेह, शाहीन 2 फतेह 2 टैक्टिकल बैलिस्टिक मिसाइल। ठीक है, 3 फायर किए, 2 दिल्ली की तरफ, एक अमृतसर की तरफ। जब ये उड़े तो थोड़ी तो सनसनी मच गई हमारे कमांड हेडक्वार्टर्स में, हमारे नेशनल कमांड पोस्ट में, कि भाई ये जो फायर किए हैं इस पे न्यूक्लियर वॉरहेड है या नॉर्मल है, नॉर्मल कन्वेंशनल वॉरहेड है। ठीक है, मतलब ये समझ में नहीं आया था, नहीं कैसे पता चलेगा? बोले साहब ये कैसे पता चलेगा कि न्यूक्लियर है कि ये? तो उन्होंने बोला कि साहब जब फटेगा सर तब पता चलेगा। तो बोला नो दैट विल बी टू लेट, तो इसको रोको। उन्होंने कहा था आप फिक्र ना करो, हमारे S-400 फायर हो गए हैं, बराकेट फायर हो गए, तीनों के तीनों मिसाइल सिरसा के ऊपर पर खच्चे उड़ा दिए, जैसे कि मीटियोराइट ये उल्काओं का शावर होता है ना, उस तरह फट फट के ये जल जल के नीचे गिरे। उसकी 3 के 3 मिसाइल ठोक दिए, पास नहीं आए। डेब्रिस देखी थी सबको। ठीक है, और सारी दुनिया ने डेब्रिस देखी। बिल्कुल।
फिर हमने जो इनके जहाज थे वो तो उड़ ही नहीं पा रहे थे कि तुम अपने इलाके में उड़ो, हमारा S-400 जो है वो आपको आपके इलाके में भून देगा। तो उड़ नहीं पा रहे, जो उड़ सकते थे वो हमने क्रेटर कर दिए। अब क्या करोगे कालिया, कहाँ से फायर करोगे, कहाँ से चलाओगे न्यूक्लियर? तो मतलब ये जो गीदड़ भभकी बार देते, मैं ये कर दूंगा, मैं वो उड़ा दूंगा, न्यूक्लियर बॉम्ब फोड़ दूंगा, ये किसी और को सुना कहानी, तेरे को तो हम हिलने नहीं देंगे। अगली लड़ाई में मतलब तेरा सारा चक्का जैम न्यूक्लियर धड़े रहे। और ये भी कहा जा रहा है, अटकल लगाई जा रही है, हालांकि हमने डिनाई किया, एयर मार्शल तिवारी साहब ने डिनाई किया कि नहीं साहब, हमने काला पहाड़ में उनका स्टोरेज है, सारे अंडरग्राउंड स्टोरेज है न्यूक्लियर हथियारों की। ठीक है, हमको जब लगा कि शायद ये पंगा ना सोच रहा हो, जाके काला पहाड़ की जो एंट्रेंस की टनल पे लोहे की चद्दर का जो दरवाजा था उसको जाके ठोक दिया ब्रह्मोस से। कर लो जो करना, निकाल ही नहीं सकते, दफन गए तू और तेरे मिसाइल। तो मतलब ये गिदड़ भभकी अब किसी और को देना, तेरे को हम न्यूक्लियर नपुंसक बना दिया। ये है ऑपरेशन सिंदूर की सबसे बड़ी उपलब्धि। न्यूक्लियर नपुंसक कर दिया है पाकिस्तान को, अब नहीं तेरी गिदड़ भभकी चलेगी। ठीक है, लेकिन सर चाइना के साथ थ्रेट है इस चीज की सामने, न्यूक्लियर पावर? चाइना का के थ्रोवेट ज्यादा है, मैंने बताया। उसके पास अब 500 वॉरहेड आ गए हैं और वो 1000 तक उसका प्लान। क्या कभी ऐसा हो सकता है कि चाइना से हमारा न्यूक्लियर युद्ध हो सकता है? बहुत कम चांस है, क्योंकि चीन भी doesn't want to use nuclear weapons as weapons of war fighting। और उसकी जो है, देखिए कौन इस्तेमाल करेगा, जिसको बोले ना बत्ती बंद हो जाए कि मैं तो गया, ये लास्ट रिजॉर्ट ऑप्शन है। चीन में काफी ये है कि नहीं यार हम तगड़े, हम लड़ रहे हैं। हाँ, ये मतलब लास्ट यूज है कि मतलब जब पानी सर के ऊपर गुजर जाए तब इस्तेमाल जाएगा। तो ऐसी उसको नहीं लगता कि ऐसी कोई चांस आएगी कन्वेंशनल लड़ाई में, ना हम उसको उतने से ज्यादा छेड़ेंगे। हमें भी क्या न्यूक्लियर पे लाके हमें क्या मिलना, ठीक है ना। न्यूक्लियर एक बार ही हो गया तो दोनों का विनाश। सर ये तो बात हो गई सर कि जो अब तक की चीजें चलती रही, अब चूंकि सर विश्व बदल रहा है, उसका स्वरूप बदल रहा है, टेक्नोलॉजी का स्वरूप बदल रहा है, एआई का जमाना आ गया सर। अब ये जो वॉरफेयर सर एआई की शुरू हुई है, हवा में ही आप अपने सारे हथियारों को, जितने भी दुश्मन के आते हैं वो मार दिए जाते हैं, स्टेशन तबाह कर दिए जाते हैं स्पेस में। ये जो एआई की जो नई एक कहानी लिखी जा रही है, भारत लिखी जा रही है, ये कितना बड़ा चैलेंज है भारत के लिए? देखिए, और इसमें मैं फिर जिक्र करूंगा कि भारत, पाकिस्तान, चीन, क्योंकि ये हमारे पड़ोसी दुश्मन है सर। हाँ, ये थ्रेट है हमारी। ये इस भारत कहाँ है सर इन सब चीजों में? काफी आगे मतलब संतोष की चीज है कि हम काफी आगे हैं। और एयर डिफेंस में हमने कुछ डिसीजंस ली जो कि बहुत कारगर सिद्ध हुई, और जस्ट इन टाइम। एक तो साहब हमने रफाल ले लिए, वो भी एयर डिफेंस के लिए बड़ी अच्छी चीज है। सबसे बड़ा फैसला हमने लिया कि हमने S-400 मिसाइल के 4 बैटरीज ले ली थी। अभी और आने की भी शायद है, अभी 2 और आने वाली है, एक आ गई है, एक रह गई। ठीक है, तो ये जो हमारे पास 3 बैटरीज आ गई थी सिंदूर तक, एक लगाई थी ईस्ट में, 2 लगाई थी यहाँ पर, और यहाँ से हम 400 किलोमीटर दूर पाकिस्तान पूरा कवर करते हैं। बिल्कुल, यानी पाकिस्तान में कोई भी जहाज, कोई भी चिड़िया पर मारे, उसे यहाँ से मार गिराया जाएगा बगैर पाकिस्तान के अंदर जाए। और अगर पाकिस्तान के पास कोई न्यूक्लियर सबमरीन तो है नहीं, चीन के पास है, पाकिस्तान के पास नहीं है, केवल फाइटर और मिसाइल। लेकिन अभी एक चीन ने दे दी ना, हंगोर सबमरीन दी है, जो सर आनी है, साथ दे रहा है। हाँ, वो हंगोर क्लास तो है, वो छोटी है, लेकिन ये साथ दे रहा है एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्शन। वो थोड़ा हमारे लिए है सर, वो है ना। नहीं, AIP एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्शन, मतलब वो
उसमें वो बैटरी होती हैं चार्जेबल, वो पानी के अंदर ही नीचे अंदर रह रहती है। सकती है, महीना महीना रह ठीक सकती है। है। ठीक है, हाँ। न्यूक्लियर सबमरीन, उसको चार्जिंग के लिए ऊपर नहीं आना पड़ता। ठीक है, ठीक है। ठीक है, तो AIP सबमरीन आने वाली हैं, अभी तक आई नहीं आई है। नहीं है। सिंदूर तक बिल्कुल नहीं आई थी, हम्म, बत्ती बंद थी इनकी। तो ये मतलब कहने का ये है कि हमारा एयर डिफेंस इतना पुख्ता हो गया है कि हम न्यूक्लियर जो हथियार आने वाले हैं उनको भी मार गिरा सकते हैं। और अब हमारे पास 5 आ गए हैं तकरीबन, पांचवा भी आने वाली है बैटरी S-400, और हम उसके बराबर का खुशाब बना रहे हैं। और बात चल रही है कि हम 5 और ऐसी बैटरीज रूस से खरीदेंगे। 500 की भी शायद बात चल रही है, S-500 की लेने के लिए। S-500 की भी बात चल रही है, और खुशाब उसकी बराबरी का मिसाइल इंडिया में बन रहा है। ये सब AI का कमाल है। सर ड्रोन वॉरफेयर भी बहुत आगे बढ़ रही है। अब बताते हैं कि मैन टू मैन ड्रोन वॉरफेयर में तो हमने अपनी जो दक्षता है वो ऑपरेशन सिंदूर के दौरान दिखा के दुनिया के दांत हिला दिए। पाकिस्तान तो हिल ही गया था, ठुक गया था। क्या आप जानते हैं कि हमने अपने ड्रोन से पाकिस्तान के उस ISI हेडक्वार्टर दफ्तर के अंदर ड्रोन खिड़की के अंदर डाला था जहां पहलगाम की प्लानिंग हुई थी। 11 कोर का हेडक्वार्टर पेशावर में जाके ठोक दिया था हमारे ड्रोन, भारत में बने ड्रोन्स में तो थैंक्स टू, यहाँ पे आई वुड लाइक टू थैंक जनरल नारवाने उनमें वो दूरदर्शिता थी कि भैया ड्रोन्स में महारत करो, और वो महारत हासिल कर ली हम लोगों ने। और अब अच्छी भारत में ड्रोन बन रहे हैं, इतने अच्छे बन रहे हैं कि यूरोप वाले खरीदना चाहते हैं। बिल्कुल, यू नो, तो ड्रोन वॉरफेयर एक बड़ा भारी रेवोल्यूशन हुआ है इन मिलिट्री अफेयर्स RMA, और भारत, थैंक गॉड वी हैव बीन अप ऑन द कर्व, लर्निंग कर्व में हम काफी आगे थे। और हमने इसका प्रदर्शन किया ऑपरेशन सिंदूर में, जबकि नॉन कॉन्टैक्ट वॉरफेयर हुआ। बिल्कुल, बगैर फौजें आमने सामने आए, भिड़ने के, आमने सामने आने के, दूरों दूर से हमने परखच्चे उड़ा दिए। 9 टेररिस्ट बेसिस बर्बाद कर दिए, 12 में से 11 एयर बेसिस के परखच्चे उड़ा दिए। ठीक है, न्यूक्लियर कमांड पोस्ट उड़ा दिया, दुनिया ने देखा। ड्रोन कमांड पोस्ट बर्बाद कर दिया, दुनिया ने देखा। ठीक है, लेकिन पाकिस्तान ने माना नहीं। मानता कब है, वो तो 71 के अंदर भी बोल रहा था मैं जीत गया। जब 93,000 ने आत्मसमर्पण कर रहे थे, वहां पाकिस्तान क्लेम कर रहा था हम जीत गए। ये तो फितरत है बकवास करने की, लेकिन द फैक्ट इज ये पिट गए हैं, अच्छी खासी तरह से पिटे हैं। सर ड्रोन की हमने बात कर ली, स्पेस वॉर की भी सर बहुत चर्चा होने लगी है। बिल्कुल चर्चा, वो बहुत महत्वपूर्ण हो गया है। और भारत हालांकि काफी अग्रणी है, लेकिन अभी भी सर भारत को बहुत काम करने की जरूरत है। और उस स्पेस में, उस एरिया में भारत यू आर डूइंग वेरी वेल। स्पेस में खासकर वही, वंस अगेन थैंक्स टू अब्दुल कलाम साहब और हमारे जो बड़े दूरदर्शी लोग थे इसरो में, इन्होंने बहुत पहले से काम किया। और रॉकेट टेक्नोलॉजी वी हैव मास्टर्ड वेरी वेल। जितनी कॉस्ट में उन्होंने फिल्म बनाई थी, उसमें हमने मार्स पे रॉकेट दिया था, अपना उपग्रह भेज दिया था। ठीक है, तो हमारी इसमें बहुत महारत है, बहुत आगे है। हम दुनिया के सैटेलाइट लॉन्चेस कर रहे हैं। और देखिए, स्पेस इज द न्यू हाई ग्राउंड। स्पेस में वो सैटेलाइट्स आपकी आंखें हैं। बिल्कुल। और वो हमने अभी भी देखा था कि जो अपना GPS था, गाइडेंस, हमने अमेरिका GPS पे नहीं काम किया, अपने से किया, अपने पे काम किया। जो हमारा GPS था नाविक, जो हमारे 11 सैटेलाइट थे, 2 उसमें से गिर चुके थे, लेकिन फिर भी 9 थे हमारे ऊपर। और अभी हम उसको बढ़ा रहे हैं। ठीक है, अब चीन के 25 हैं विदाउट सैटेलाइट, ग्लोनास सैटेलाइट रूस के हैं। इससे हमारी जो एक्यूरेसी थी, जब नूर खान कमांड एंड कंट्रोल बेस को हमने ठोका, तो साहब नूर खान पे बंकर जो था वो अमेरिका ने बनवाया था, और 5 मीटर मोटी चद्दर थी, न्यूक्लियर बॉम्ब भी उसको कुछ नहीं कर सकता। लेकिन हमने कहां से ठोका उसको? एयर कंडीशनिंग का वेंट था, शाफ्ट थी 45 सेंटीमीटर बाय 45 सेंटीमीटर, ये उसके बीच में ब्रह्मोस मिसाइल गुजरा साहब 200 किलोमीटर दूर से।
तभी तो दुनिया ब्रह्मोस लाइन लगा के खरीद रही है। सब मीटर रेजोल्यूशन बोलते हैं, वो बोलते हैं सर्कुलर एरर ऑफ प्रोबेबिलिटी। तो सीईपी 1 मीटर से कम ये भारत ने करके दिखाया। रूस के इतने एक्यूरेट नहीं पड़ रहे, उनके भी दाएं बाएं जा रहे हैं, जो यूक्रेन में पड़ रहे हैं, जो यूक्रेन में पड़ रहे हैं। ये चीन के सैटेलाइट से काम किया है ईरान ने, विदियाओ, वो 25 सैटेलाइट्स हैं का कॉन्स्टलेशन है, जो अमेरिका के तमाम ठोक दिए हैं, 1-1 मीटर में ठोके हैं, बिल्कुल पिन पॉइंट ठोके हैं, रडार चुन चुन के मारे हैं, रडार बीच में जाके रडोम फटा है, इनकी जो बैरकें हैं वो बीच में हिट हुई हैं, यू नो, इनकी तो हालत खस्ता कर दी है उन लोगों ने, और दैट इज बिकॉज ऑफ स्पेस। तो स्पेस में आपके पास सैटेलाइट्स हैं, सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल्स हैं, आपके पास सैटेलाइट्स को शूट डाउन करने की क्षमता है, एंटी सैटेलाइट वेपन टेस्टेड, अपने पे हमने टेस्ट करके दिखाया, तो हम मतलब लीडिंग पावर्स ऑफ द वर्ल्ड में है। और ये स्पेस नया हाई ग्राउंड है। देखिए, थैंक गॉड भारत में कई दूरदर्शी वैज्ञानिक थे जिन्होंने आज़ादी के टाइम पे इस पे काम शुरू कर दिया। भाभा साहब जिनमें थे न्यूक्लियर के ऊपर, और हमारे धवन साहब और कई और थे, उन्होंने बैलगाड़ी में जा के रॉकेट ले जाके उड़ाए हैं, चालू किए, लेकिन उन्होंने शुरू करा दिया। आज उसकी बदौलत वी आर एट द कटिंग एज। नासा हमको बोल रहा है साहब हमारे साथ आइए, चांद पे बेस बनाएंगे। ये आपकी काबिलियत दर्शाता है, और ये बड़ी, दिस इज अ मैटर ऑफ ग्रेट प्राइड, एंड दैट इज व्हाई आई से कि अगर जेट इंजन टेक्नोलॉजी में देर लग रही है, यू डोंट हैव टू वरी। आपकी रॉकेट टेक्नोलॉजी, मिसाइल टेक्नोलॉजी इतनी बढ़िया, उसका पूर्ण रूप से फायदा उठाइए। तो मिसाइल टेक्नोलॉजी में बात करते हैं, थोड़ा सा समझना चाहता हूँ। भारत बहुत अग्रणी है सर मिसाइल टेक्नोलॉजी में, नो डाउट, और जिस तरीके से आगे बढ़ रहा है, हमारे पास अग्नि है, बहुत तरह तरह की मिसाइलें हैं सर। थोड़ा मिसाइलों के बारे में बताइए सर, भारत मिसाइलों के मामले में कहाँ खड़ा होता है चीन पाकिस्तान के मुकाबले? जैसे मैंने आपको बताया कि जब हमारे अब्दुल कलाम साहब, विजनरी प्रेसिडेंट, उन्होंने इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल प्रोग्राम शुरू किया था, कोई तकरीबन 4 दशक पहले, 80s में करीब 80s में शुरू कर दिया जी। और उसके चलते पहले जो पृथ्वी सीरीज टैक्टिकल मिसाइल्स बने, फिर अग्नि सीरीज शुरू किया, अग्नि 1, 2, 3, 5 पे आ गए, और जो 6 है वो बन के तैयार है, 12,000 के ऊपर जाएगी, और जो अग्नि 5 है वो 5,000 पे ठोक देगा बेजिंग को। बेजिंग को उड़ाना है हमारे रेंज के जद के अंदर, बिल्कुल, और चीन भी अब जानता है। तो हमारे ये पृथ्वी अग्नि सीरीज और मिसाइल बड़े जबरदस्त, इनका कोई तोड़ नहीं है, इनका तोड़ कुछ नहीं है, और ये MIR वीड है, क्योंकि एक जाएगा उसमें से 5 निकल के जाएंगे, ठीक है। तो किसको किसको रोकोगे, कितने रोकोगे? मनूवरेबल वॉरहेड पे भी हमने काम शुरू कर दिया, हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल पे हमारा काम हो गया, और हमारे पास है। तो मतलब वी आर लीडिंग कटिंग एज पे हैं रॉकेट्स और मिसाइल्स में। फिर हमारे जो ब्रह्मोस सीरीज थी, जो हमने रूस के साथ मिलकर बनाई, ठीक है। पहले रूस सोच रहा था कि क्या कितना होगा, वो अपने मिसाइल उनके जो है याखोंट और इस्कंदर वगैरह पे डिपेंड कर रहे थे। वो बोले ठीक है आप बनाओ, आप इस्तेमाल करो। हमने कहा आपने तो अपनी फौज में डाला नहीं। वो बोले नहीं हमारे पास है। अब वो मांग रहे हैं जो हमने डेवलप किया अलग से, जो हमने डेवलप किए हैं। शुरुआत उनके साथ मिलके की थी, लेकिन 4 चांद हमने लगाए हैं उसमें। देखिए, जो अमेरिका के टोमाहॉक मिसाइल है वो सब सोनिक है, आवाज की गति से कम है। ये आवाज की गति से 3-4 गुना ज्यादा चलता है, मैक 4-5। मतलब कि जब तक आपका मिसाइल आधा उठा होगा, वो हमारा जाके आपको ठोक चुका होगा। और इस मिसाइल ने तो जलवा दिखा दिया ऑपरेशन सिंदूर में। ये तो एक नूर खान एक है, ये तो उसके अलावा तो कितनी सारी। और फिर अभी हमारा निर्भय बन रहा है। अभी हमारा 3-4 और मिसाइल इसी सीरीज में बन रहे हैं। तो फिर हमारा पिनाका मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर है, जिसकी 120 किलोमीटर तक रेंज कर दी है, एक्सटेंडेड पिनाका। आपकी जो एटैक गन्स हैं, वो भी आपकी जो है दुनिया की मास्टर गन बन गई।
यानी उससे अच्छी मीडियम 155 मिलीमीटर गन अमेरिका के पास भी नहीं। प्रलय मिसाइल भी है, एक प्रलय मिसाइल है, निर्भय मिसाइल है, ब्रह्मोस क्रूज मिसाइल है, आकाश में एंटी शिप मिसाइल है, आकाश सरफेस टू एयर मिसाइल है, ठीक है। और आपका अभी बनने वाला है क्या कहते हैं ये खुशाब जो कि S-400 की बराबरी का, S-400 की बराबरी का मिसाइल। तो रॉकेट्स एंड मिसाइल्स में वी हैव डन वेरी वेल थैंक्स टू विजनरीज लाइक प्रेसिडेंट अब्दुल कलाम। चाइना सर कहाँ है उसमें? नहीं, चाइना भी बहुत है, चाइना ने भी बहुत प्रोग्रेस करी है रॉकेट्स और मिसाइल्स में। थ्रेट है भारत के लिए वो उस मामले में? बिल्कुल है, बिल्कुल, उसमें कोई शक नहीं आपको होना चाहिए कि वो थ्रेट है। उसके मिसाइल्स आपने प्रदर्शन देख ही लिया है, ईरान में दिखाता रहता है वो कितना एक्यूरेट है। उसके विदाउ सैटेलाइट मिसाइल तो सर शायद ईरान की अपनी थी। नहीं, मिसाइल्स उसकी अपनी थी, बट काफी कुछ उसको मदद मिली है ना चाइना से मदद मिली है डिजाइन वगैरह के अंदर। हाइपरसोनिक मिसाइल भी डिजाइन कर लिए हैं। मिसाइल टेक्नोलॉजी में ईरान भी बहुत अच्छा है। हाँ, और ईरान ने देखा कि भैया हमको उसी के दम पे सर वो अभी तक चल रहा है, उसके दम पे वो कायम है अभी भी हिला नहीं पाया उसको, हिला नहीं पाया, मुंह तोड़ जवाब दिया है, खून निकाल दिया। पाकिस्तान सर नाक से, पाकिस्तान के भी हैं, चाइना से सब बोरोड टेक्नोलॉजी। उसके सारे मिसाइल चाइना, अपना कुछ नहीं है उसका, अपना कुछ नहीं उसका। तो न्यूक्लियर प्रोग्राम पे भी मेड इन चाइना का ठप्पा है। उसने जो यूरेनियम दिया था पहले 4 बमों का, चीन से आया था। जो पहले बम टेस्ट किए थे चीन में टेस्ट हुए थे, ठीक है। और उसके बाद जो मिसाइल थे वो चीन से आए, नाम बदली कर दिया, अब्दाली M9 M11 और नाम बदली कर दिए, और हैं वो सारे चीन के चीन। इसका पूरा न्यूक्लियर प्रोग्राम, मिसाइल प्रोग्राम मेड इन चाइना। बाद में ये गया था नॉर्थ कोरिया के पास, उनको दिया कि भैया सेंट्रीफ्यूज का डिजाइन ये लो, हमको रॉकेट के टेक्नोलॉजी दो।